नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। रिपोर्टर जी के खास शो द ऑफिसर स्टोरी में आज आपकी मैं मुलाकात कराऊंगा मेरे बेहद अजीज दोस्त, बड़े भाई और शानदार और जानदार एक ऑफिसर से। तो हमारे साथ हैं आज सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव। कैसे हैं वैसे आप? थैंक यू राज। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी एकदम ठीक हूँ और आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे आपकी पूरी कहानी, क्योंकि बेहद दिलचस्प है आपकी कहानी। डॉक्टर वीरेंद्र यादव के लिए मैं बता दूं आपको, एक अच्छे डॉक्टर तो हैं ही, एक अच्छे सीएमओ भी हैं और बड़े ही हंसमुख, और कई बार तो ऐसा डर लगने लगता है कि ये मीडिया की नौकरी ना खा जाए। एक बेहद अच्छे एडिटर वाले गुण भी इनके अंदर है। उसके बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा, क्योंकि द ऑफिसर स्टोरी में कोशिश होती है हमारी कि हम उस युवा को, उस यूथ को आप लोगों के बारे में बताएं, आपकी वो कहानी बताएं जो आपको यहाँ इस मुकाम तक लेकर आई है। राज, अगर मैं शुरुआत करूँ तो मैं शायद जीवन की पहले पहले क्षण से शुरुआत करना बेहतर रहेगा। मैं पहले अपने गांव में, भिवानी के पास गांव था बीरन, वहीं पढ़ा लिखा। उसके बाद एक सरकारी कॉलेज में फादर की हमारी फरीदाबाद ट्रांसफ़र हो गई, तो उसके बाद मैं सरकारी कॉलेज में वहाँ पर पढ़ा। उसके बाद मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रोहतक से मैंने एमबीबीएस की, वहीं से मैंने एमडी मेडिसिन की, और वहीं उसके बाद मैंने डीएम कार्डियोलॉजी की। लेकिन क्योंकि पिताजी ने घर बना रखा था तो संभवतः मुझे इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत थी नहीं, इसलिए मैंने सरकारी नौकरी को ऑप्ट किया। और डिस्पाइट डीएम कार्डियोलॉजी होने के बावजूद भी, अपने कैडर में पहला सुपर स्पेशलिस्ट होने के बावजूद भी, मैंने सरकारी नौकरी को ही चुना और उसी में जो कुछ मैं कर सका मैंने आज तक करने की कोशिश की, अगर मैं ये बात कहूँ तो। असल में यही चीज़ें समझने की है, क्योंकि डॉक्टरी प्रोफेशन को जो अब तक हम देखते आए हैं, अधिकांश लोगों की कोशिश होती है, और पहले भी था, अब तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया है कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि पैसा कम है। तो ये एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है, और इसकी वजह से बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में जो है वो डॉक्टरों की कमी, स्टाफ की कमी, ये एक दिक्कतें रहती है। तो आपने जो एक एक मैसेज यहाँ से देने की कोशिश की कि नहीं, आप सुपर स्पेशलिस्ट थे, कार्डियोलॉजी में कहीं प्राइवेट उसमें जा सकते थे, अपना खुद का हॉस्पिटल बना सकते थे और बहुत सारा पैसा भी कमा सकते थे, लेकिन आपने चुना कि नहीं, सरकारी नौकरी में ही जाना है। हाँ बिल्कुल। वाइफ मेरी थी, वो भी एमडी गायनेकोलॉजी हैं, और हमने फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल से अपने कैरियर की शुरुआत की पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, अगर मैं कहूँ तो। डीएम करने के बाद, मैं जब डीएम करने चला गया तो उसके बाद मैंने, आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्टाफ और सुविधाओं सारी चीज़ें। लेकिन मैं आम आदमी की तरह ही बात करूँगा। अगर हम इसका रोना ना रोते रहें और अपने कुछ प्रयास करें, तो पहली शुरुआत मैंने वो जो की कि एक नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी सेटअप जो है, हरियाणा का पहला जो सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद में हमने स्टार्ट किया, वहाँ कैथ लैब तक की सुविधा मैंने उपलब्ध कराने की कोशिश की थी। लेकिन कैथ लैब के बगैर हम जो पॉसिबल था हम वो सारा करते, चाहे कार्डियक ओपीडी हो, चाहे होल्टर हो, चाहे आपकी ईसीजी, इको, टीएमटी, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर करते थे। और वो सेटअप ऐसे इतना कामयाब हुआ कि लोगों के, यस, जो आपने अभी बात कही, बहुत सारे ऑफर आए मुझे। उस ज़माने में भी लोगों ने 5-5 लाख रुपए के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने मुझे कहा कि आपको पैकेज देते हैं, आप आइए। मतलब वो 5 लाख का पैकेज आज समझ रहे हैं कितना होगा? हो सकता है कि वो आज 20-25 लाख तक होता। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि उस वक्त मुझे ऑफ़र किया गया, और ये मैं 2008 की बात कर रहा हूँ आपको, अगर मैं कहूँ तो 2009 की। लेकिन हमने उसकी बजाय वो ऑप्शन चूज किया कि वहीं कंटिन्यू किया जाए। तो बड़ा अच्छा लगता था उस वक्त के किसी कार्डियक सेटअप से आपके पास सेकंड ओपिनियन के लिए लोग वापस आपके पास आ रहे हैं, बजाय कि प्राइवेट सेटअप में जा रहे हैं। प्राइवेट सेटअप में दिखाने के बाद वो मुझसे सेकंड ओपिनियन या सरकारी अस्पताल से सेकंड ओपिनियन लेने आते थे। और एक वक्त ऐसा आया कि उसको देखा देखी हमारी सरकार ने न केवल फरीदाबाद बल्कि आज 5 जगह पे हमने, चाहे वो पीपीपी के माध्यम से हमें करना पड़ा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से करना पड़ा, हमारे यहाँ 5 कार्डियक सेंटर आज की डेट में फंक्शनल है। नहीं, ये तो अच्छी बात है और बड़ी उपलब्धि भी है। तो लेकिन कभी घर में बात नहीं होती है कि तब 5 लाख का ऑफर था, अब तो 25-30 तक का, मतलब आज की वैल्यू के हिसाब से देखें तो वो इतना बड़ा ऑफर था, तो कभी कभी बात नहीं होती, सुनाया नहीं जाता है आपको कि नहीं, कम से कम एक आदमी तो प्राइवेट में रह लेता, सारे के सारे ही गवर्नमेंट में आ गए? हाँ बिल्कुल। फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे, वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन ऐसा नहीं है। शायद एक वो जज्बा था तो लोगों की सेवा का।
बिल्कुल। और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, जो ये सिनारियो शायद आपकी नॉलेज में है, कोविड और कोविड के दौरान और उसके बाद जो इंसिडेंट्स हुए, या अगर आप बात करेंगे, हम जब सुनाएंगे किस्से सारे या आपको बताएं, तो एक ऐसा मुकाम हासिल हुआ कि शायद घर पे या पिताजी को या माता जी को ऐसी ज़रूरत कभी लगी ही नहीं होगी, इतना नाम, और अगर आपको मिलता है तो उनका क्या कहते हैं, सीना गर्व से या सर जो कहूँ वो ऊंचा हुआ। तो बल्कि मैं एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अब मुझे जहाँ पहले कार्डियोलॉजी के लिए ऑफ़र मिला, अब मुझे यहाँ, ऐसे में किसी हॉस्पिटल का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वो उसके लिए एक एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगी। आई वॉज ऑफर्ड के जो प्रेजेंट आपकी सैलरी है उससे हम डबल सैलरी करके आपको देते हैं, और आप हमारे यहाँ पर एज ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इतने बड़े अस्पताल को आप देखिए, और वो संभवतः हिंदुस्तान के सबसे बड़े अस्पताल की तरफ से ऑफर ऐसा मुझे मिला। लेकिन मैंने आज भी वो ऑप्ट नहीं किया, आज भी मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में ही रहना चाहता हूँ। नहीं, खैर अच्छी बात है कि गवर्नमेंट में भी तो अच्छे लोगों की ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। सारे प्राइवेट में चले जाएंगे तो फिर बाकी गरीब आदमी का गुजारा कहाँ होगा। तो ये एक आपकी बहुत अच्छी सोच रही है। कोविड वाले दौरान के भी, क्योंकि वो दौर था ख़राब था, लेकिन अब उससे निकल गए, तो बहुत सारे किस्से कहानियाँ तब की है, वो भी बात करेंगे आपसे। पहले वापस चलते हैं आपके बचपन में। तो जो डॉक्टर वीरेंद्र यादव अभी हैं, बचपन में कैसे थे? क्योंकि जिस तरह का मैं समझता हूँ, आपको देखता हूँ, शरारती तो बहुत ज़्यादा रहे हैं। नहीं, ऐसा आपको लगता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं शायद क्लास के उन लोगों में से था जिसको शायद टीचर नाम तक नहीं जानते थे, और भोला सा, मासूम सा। हाँ हाँ, वो भी ऐसा कह सकते हैं। और क्योंकि मेरे फादर खुद एक बाद में उन्होंने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, पहले वो एक टीचर थे। तो गांव में यद्यपि हम रहते थे, लेकिन वो मुझे याद है कि मुझे इंग्लिश सिखाया करते थे, तो जो पॉसिबल था पढ़ाया करते थे। मैं तो ऐसा था कि मैं तो बाहर खेलने भी जाने में भी, अगर गांव में तो आप नेचुरल है, धूल मिट्टी जब लगती थी तो मैं तो घर में आके, वो मदर चाहे वो कितना ही पानी लेके आई हूँ, मैं उसी पूरी बाल्टी में अपने पाँव धो देता था या वो खराब कर देता था। इससे ज़्यादा शायद मैंने कभी कोई शरारत की नहीं। कभी मतलब स्कूल से बंक वंक मारने वाला तो फिर लग ही नहीं रहा, हिसाब किताब ही नहीं दिख रहा है कि आपने नहीं ये कांड भी किया होगा। नहीं, स्कूल से बंक तो संभव ही नहीं है। स्कूल का तो ये था कि मैं आपकी बड़ी ऑनेस्ट सी बात बताऊं, एक वो ज़माना था, उस वक़्त के हिसाब से मैं बात करूं तो भाई बहन के साथ स्कूल में जा सकते थे। मैं यद्यपि अपने परिवार में दोनों बहनों से बड़ा था, लेकिन अपने जो बड़े यानी भाई, जो मेरे फादर के ताऊ जी जिसको हम बोलते हैं, उनकी बिटिया के साथ उनकी उंगली पकड़ के मैं स्कूल में चला जाता था। जब स्कूल में, क्योंकि अलाउड भी नहीं था 5 साल से छोटा, तो मैं उनके साथ जाके बैठ के उनकी क्लास में बैठता था। और गांव के टीचर्स का मैं धन्यवाद करूंगा कि वो अलाउ करते थे, क्योंकि जब मुझे मेरा खुद का एडमिशन हुआ, तो मैं पहली 3 या 4 क्लास तक तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। पहले से पढ़ा लिखा आदमी बच्चा जो है वो क्लास टीचर को मिल गया था। नहीं, अच्छी बात है। इंटरेस्ट किन चीज़ों में रहा? खेल कूदने में या बाकी सब चीज़ों में? हाँ, इंटरेस्ट खेलने में, इंटरेस्ट सिर्फ क्रिकेट में रहा। मैं अपने कॉलेज की, जो मेडिकल कॉलेज की टीम थी, उसमें शामिल रहा। क्रिकेट में एक लगातार मैं रहा। बता दूं, पीछे मैच था मीडिया वर्सेस हेल्थ उसमें हमने डिपार्टमेंट का। आपको हरा दिया था। हाँ, मैं वही बता रहा था कि उसमें हमें हरा दिया था। लेकिन आएगा, हमारा मौका भी आएगा, लेंगे बदला। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं है, ये गेम में, खेल में हार जीत लगी रहती है। तो उस के अलावा अगर मैं बात करूं, क्रिकेट के अलावा एज सच और किसी गेम में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन एक आदत थी शायद, अपने आप को ठीक ठाक रखना, साफ सुथरा मेंटेन करके रखना। इस वजह से मैं ज़रूर कहूँगा आपको कि शायद उस ज़माने, क्योंकि आप शायद हमारे साथ के हैं और आपको याद होगा जब ये सारे टीवी सीरियल्स और इनकी जब शुरुआत हुई थी, तो मुझे कभी उसके लिए भी एक बार ऑफ़र ज़रूर मिला था। ये आज डिस्क्लोज़र में आज आपको पहली ये बार बात दे तो रहा हमें हूँ। भी नहीं पता थी। तो मुझे, मैं नाम नहीं लूँगा कौन से चैनल का, वो फिर एडवर्टीजमेंट हो जाती है। और सीरियल के लिए मुझे एक किसी सीरियल में लीड रोल के लिए स्टूडेंट का रोल ऑफ़र किया गया था। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, उस वक़्त मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो संभव नहीं था। उसके बाद मैं इस सारी चीज़ों को भूल गया। और एक आपकी बात से याद आई बड़ी इंटरेस्टिंग बात, उसके बाद मैं डीएम कार्डियोलॉजी करने जब पहुंचा दिल्ली, तो मुझे नहीं मालूम कि किसी ने क्या देखा, या कोई ऐसे आप जैसा कोई साथी आया था। उसके बाद दोबारा मुझ पर इतना प्रेशर किया गया कि मुझे एडवर्टीजमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा, उन्होंने मुझे लाखों रुपए ऑफ़र भी किए उस टाइम।
तो मैं 2 बार ये जो है आपका मीडिया या इससे रिलेटेड जो है ऑफर 2 बार ठुकरा चुका ये मतलब पैसे अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब दिक्कत कहाँ थी? पहले लाखों रुपए मिल रहे थे, वो छोड़ के सरकारी जॉब, एडवर्टाइज़मेंट का देखिए ऑफ़र था, वहाँ वो पैसे छोड़ दिए। एक स्टार, आज हम बैठे हुए एक स्टार से बात कर रहे हो तो खैर नहीं, लेकिन आज सीएमओ के उस पे बैठे हैं आप, अपने आप में एक बड़े स्टार हैं। और कोविड के दौरान जिस तरह का काम आप लोगों ने किया वो बेहतरीन था। तो ज़ाहिर-सी बात है इस रोल में ही हम देखना चाहेंगे भविष्य में, अतीत में क्या था, क्या नहीं था। लेकिन आज का जो रोल है वो किसी भी सुपरस्टार से कम नहीं है, जो आप लोगों ने, आपकी पूरी टीम ने जो निभाया था। पैसे की रात जो आपने बात की उसके लिए मैंने बताया ना कि फादर ने घर बना दिया, मैं अकेला हूँ, दोनों बहनों की शादी हो चुकी है, उसी घर में मैं उनके साथ रहता हूँ, तो इससे ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट मुझे लगती नहीं कि है। सबसे बड़ी बात है संतुष्टि होनी चाहिए, नहीं तो गाड़ी भर के भी पैसा आ जाएगा तो संतुष्टि नहीं है तो उससे भी गुज़ारा नहीं होना है। ये तो स्थिति है ही। और बाकी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं वैसे तो नहीं कहना चाहिए, पैसा अगर कमाने के लिए जब तक जॉब में है और जिस कदर जो सेवा भाव में आपको इस सिस्टम में रखना, मुझे लगता ही नहीं कि वो अगर कमा भी लेंगे तो उसको खर्चने का टाइम मिल रहा है। हुँ। ये फिर आप कहेंगे कि शरारती बात है, लेकिन ये सच्चाई है। ये संभव नहीं नहीं, हो नहीं, पाता। नहीं, हाँ, नहीं हो पाता, लेकिन शरारत होनी चाहिए, हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जो मासूमियत होती है ना, वो मासूमियत वाली शरारत होनी चाहिए, बदमाशी वाली नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा फ़िल्में-विल्में भी कभी-कभी मिल जाता है मौका देखने का भी, जवान और गदर पे बड़ा हल्ला हुआ, अरबों-खरबों रुपए नहीं, कमा लिए। मैं तो मूवीज़ में एज सच इंटरेस्ट अगर अब कहूँ अब तो नहीं है। पहले जब भी पॉसिबल था देख लिया करते थे। कॉलेज टाइम में वो दिन था हर सैटरडे संडे को। कौन सी फ़िल्म थी जो ख़ास थी, दिल के एकदम नज़दीक रही? नहीं, बड़ी ऑनेस्टली अगर कहूँ, अगर बच्चन साहब सुन भी रहे हो तो शायद हमने तो लड़ाई झगड़ा करके देखी तो सिर्फ अमिताभ बच्चन की फिल्मों के ये लिए बात बच्चन देखा। साहब को सुननी पड़ेगी। हाँ, तो मैं तो यही कह सकता हूँ आज भी उनकी अगर कोई मूवी आती है तो वो हम देखते हैं। और बहुत सारी सिर्फ उन्हीं की वो कही। हाँ, अब संभव नहीं है अभी। जवान और गदर ठीक है, सारी मूवीज़ आई हैं। कभी फैमिली के साथ भी जाने का मौका यूजुअली मिलता नहीं, लेकिन गदर 2 अभी हमने ट्रांसजेंडर्स को, गुड़गांव के सारे ट्रांसजेंडर्स को हमने दिखाई है, एक पहल की, जिसमें क्योंकि उनको बेचारों को कोई अलाउ नहीं करता तो 200 खुद भी लोगों को। मौका नहीं, का मैं फ़ायदा उस उठाया, दिन नहीं उस उठाया? दिन उस दिन मैं नहीं देख पाया उन लोगों के साथ, सिर्फ एक मुलाकात की उन्हें और उन्हें एक ऑफर के तौर पे हमने मूवी दिखाई। मैं मूवी नहीं देखने जा पाता। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको आज इससे एक साथ में एक जुड़ा हुआ किस्सा बताता हूँ। मैं शायद बाहर वैसे भी आउट गोइंग नहीं हूँ, मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन एक बड़ी मुसीबत ये होती है कि जब भी कहीं जाओ तो कोई ना कोई आपको पहचान लेता है और वो फिर आपको ओबलाइज या आपको इस तरह से बात करने की कोशिश करता है, तो संभव नहीं हो पाता। तो मतलब अगर कहीं बाहर जाना तो आपको साथ लेकर चलें, क्योंकि वो ओबलाइज वाला फिर नहीं, वो अच्छी बात नहीं है, तो उसके नहीं, नहीं, लिए खैर मैं ठीक है, अच्छा है, अवॉइड करता क्योंकि हूँ लोगों जिस को। पद पे आप बैठे हैं वहाँ, क्योंकि ये छोटी-छोटी, खैर ठीक है, वो सम्मान देना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, वो इस नाते वो सब करना चाहते हैं। लेकिन आप जिस पद पे बैठे हैं, आपकी भूमिका, आपका रोल, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, भरोसा, बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी रहती है। कोविड के दौरान का कोई ऐसा किस्सा जो अभी भी याद हो, क्योंकि खैर वो तो हर दिन हर पल मुश्किल थी, हर दिन हर पल हर इंसान के लिए ऐसा था कि किसी तरह से बस इस दौर से निकले, क्योंकि मुझे याद है हम आप लोग हमेशा फील्ड में रहे थे उस दौरान, और कोशिश यही थी कि हम लोगों की तकलीफ़ को जो है सरकार और तमाम लोगों तक पहुंचा सकें, और आप लोगों की कोशिश थी कि उस तकलीफ़ को एक दवा दे के उस दर्द को कम किया जा सके। राज, कोविड काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम रहा। मैं पहले मेवात में पोस्टेड था, तो मुझे अच्छे से याद है मार्च 18 मार्च के आसपास हमारी माननीय सीएम साहब ने एक वीसी ली थी और कहा था कि भी तैयार हो जाइए और तैयारियां करिए। और फिर अलग अलग पहलू आए, चाहे जनता कर्फ्यू का हो या कुछ भी, कोई भी नाम दो उन चीज़ों को, वो सारे इंसिडेंट्स हुए। और मुझे अच्छे से याद है कि 25 मई तक तो मैं शायद अपने हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं जा पाया था। जब 25 मई को ईद का दिन था और जब हमने वहाँ मेवात में केसेस टोटल ख़त्म किए, तो उसके बाद मैं पहली बार 3 महीने बाद घर गया। उसके बाद अचानक गुड़गांव के हालात ख़राब हुए और
रातों रात मेरे को 10 जून को यहीं ज्वाइन करने के लिए कहा गया। तो उसके बाद मुझे अच्छे से याद है कि 15 अगस्त वाले दिन पहली बार मैं दोबारा यानी घर जा पाया। तो यानी मैं अगर कहूँ 18 मार्च से 15 अगस्त के बीच में मैं सिर्फ घर में 2 बार गया, एक बार 15 अगस्त को और एक बार 25 मई को, मुझे डेट याद है। तो आप इमेजिन करिए कि ऑलमोस्ट 5-6 महीने में टाइम पीरियड में मैं घर भी सिर्फ 2 बार जा पाया। तो वो टाइम सभी के लिए डिफ़िकल्ट था, लेकिन अच्छा लगा कि हम लोगों को सर्विसेज दे पाए और उनको सेफ और सुरक्षित, जिसको कहूँ हम, रख पाए। उस दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जो देश और दुनिया में ना केवल वो हमारा एग्जाम्पल बनी थी, हमने देखा था बहुत सारे एग्जाम्पल हमने कार थ्रू आप लोगों ने चलाया था। वैक्सीन का जो ड्राइव थ्रू जो मॉल्स में जो अभियान था वो पूरे इंडिया में रेप्लिकेट किया गया। ट्रांसजेंडर की वैक्सीनेशन, स्पेशली एबल्ड, जिसको हम मैं हैंडीकैप का नाम नहीं दूंगा, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए हमने वैक्सीनेशन की। इसके अलावा एक दिन में हमने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया। ऐसे हमने सैम्पलिंग में भी एक दिन में 30,000 के करीब लोगों के सैंपल लिए, RT-PCR किए। हर घर दस्तक अभियान पूरे भारतवर्ष में लॉन्च होने से पहले, आज मैं ये भी डिस्क्लोजर आपके यहाँ दे रहा हूँ, उससे पहले हम यहाँ गुड़गांव में कर रहे थे। फिर नीति आयोग में इस बात का चर्चा हुआ, फिर विनोद पॉल सर ने से डिस्कशन हुआ, फिर पूरे भारतवर्ष में भी हर घर दस्तक लॉन्च हुआ, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर कर रहे थे साथ में। किस्सा वो भी बताइए, वो जब पीएम ने कोई मीटिंग चल रही थी जिसमें डॉक्टर यादव हाँ बिल्कुल। जब तकरीबन हमें एक मौका मिला था उनसे रूबरू होने का, क्योंकि उस टाइम वर्चुअल बातें होती थी कोविड की वजह से। 3.5 मिनट का टाइम मिला था, लेकिन प्रधानमंत्री जी से हमारी 8-8.5 मिनट के करीब बात हुई। और 2 बार जब उन्होंने बाकियों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने 2 बार हमारा एग्जाम्पल दिया। पर्टिकुलरली हमारा एक बार कहूँ, मेरा नाम लेके कहा कि डॉक्टर यादव ने जो कहा वो सच है। और बड़ा अच्छा लगा कि उसके लिए था। और उसके अलावा अभी रिसेंट भी हुआ, मनसुख मंडाविया जी ने, जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 बार हमारे लिए गुरुग्राम के लिए तारीफ़ करी। एक बार राज्यसभा में, विधानसभा के लोकसभा के दोनों के कंबाइंड सेशन में उन्होंने गुड़गांव के सिकंदरापुर बड़ा जो हमारा HWC है उसकी तारीफ़ करी। अभी 2 ट्वीट मनसुख मंडाविया जी ने हमारे पटौदी के हेल्थ मेले के ऊपर किए, जो आयुष्मान भव के कैंपेन के तहत किए। तो अचीवमेंट्स बहुत सारी हैं, लेकिन जज्बा अभी कम नहीं है। इससे ज़्यादा जोश कुछ भी कम नहीं है, इससे ज़्यादा हासिल करने की इच्छा है। नहीं, अच्छी बात है, और ये होनी भी चाहिए। ये चीज़ें कम देखने को मिलती है, और जहाँ देखने को मिलती है तो फिर अच्छा लगता है, हमें भी गर्व महसूस होता है कि जिस व्यक्ति ने ये अचीवमेंट हासिल की है, हमारा भी जुड़ाव जो है सीधे तौर पर वहाँ पर है। फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? फेवरेट डेस्टिनेशन तो सच ये कहूँ, आपको शायद हैरानी होगी और अजीब सा लगेगा, पता नहीं आप भी क्या सोचेंगे, ये भी एक डिस्क्लोजर के तौर पे, या लोग भी क्या सोचेंगे। आज एक के बाद एक डिस्क्लोजर है। पिछले अगर मैं बात करूँ 23 साल की ही मैं बात करूँ, और 23 की बजाय मैं 20 साल की बात करूँ, 2003 से, यानी जब मैं MD करने के बाद से वापस आया, सही में तब की करूँ, क्योंकि MD के ड्यूरेशन की तो मैं बात करना उचित ही नहीं समझता, वहाँ तो छुट्टी वैसे ही नहीं मिलती। दोस्त, पिछले 20 साल में मैंने सिर्फ 2 छुट्टियाँ ली हैं, और वो दोनों छुट्टियाँ भी इसलिए ली कि एक बार अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रिन्यू करवाना था, और एक सभी के सामने डिस्क्लोजर के तौर पे बताऊं, जब कोविड के सिनारियो के बाद थोड़े से हालात ऐसे हुए तो पिताजी ने ये कहा, भाई जो कुछ भी है प्रॉपर्टी या जो कुछ भी मेरे पास है, ज़मीन जायदाद, वो अपने नाम करा लो। तो मुझे 2 बार आधे दिन की छुट्टी रजिस्ट्री के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। अदरवाइज़ मैंने कभी पिछले 20 साल में कोई CL या कोई छुट्टी जिसको कहना चाहिए, किसी किस्म की लीव, ना मेडिकल, ना अर्न लीव, ना कैजुअल लीव ली है।
तो डेस्टिनेशन, फेवरेट डेस्टिनेशन यही ऑफिस है जिसमें आप आपके बैठे हैं। चक्कर में बाकी अधिकारियों को डांट नहीं पड़ती होगी? जैसे पहले स्कूल में होता था कि अरे सीखो यार, इस बच्चे से देखो एक भी छुट्टी नहीं करता है, तो ऐसा तो नहीं होता होगा आपके चक्कर में कि देखो यार डॉक्टर वीरेंद्र को देखो, एक भी छुट्टी नहीं करता है, ये आदमी लगा रहता है 24 घंटे काम काम काम। नहीं, साथी नाराज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। बाकी 21 जिलों के सीएमओ कई बार नाराजगी साथी शो करते हैं। और घर में जो साथी वो तो रोज ही शो करते हैं। घर वालों ने तो अब छोड़ दिया, अब समझ रहने दो लिया भाई, हो कि गया। नाराजगी का कोई वो नहीं है। नहीं, घर पे बहुत, डॉक्टर साहब भी सीज एट द इक्वलेंट पोस्ट और फरीदाबाद पोस्टेड हैं, तो संभवतः वो भी बहुत व्यस्त रहते हैं, जैसे मैं कहूँ, अगर इंडिविजुअली ना कहूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि फादर हमेशा ही कहते हैं अपना काम करते रहो, यहाँ मैं हूँ, मैं देख लूँगा। तो मुझे यूजुअली लगता नहीं राज के ऐसी कोई बात है। तो घर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, फादर मदर वाइफ बच्चों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप इतना काम आप संभवतः, या नाम फेम काम कुछ भी बोलो आप उसको, वो संभवतः तभी पॉसिबल होता है जब आपको पीछे से कोई सपोर्ट करता है। सारी चीज़ों के बीच ये थोड़ा सा मिसिंग एक फैक्टर है गुड़गांव में कि अभी भी हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल। नहीं राज, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सिविल हॉस्पिटल हमारा जो मेन हॉस्पिटल था वो डिमोलिस्ड है, और हम कोशिश कर रहे हैं, और आप ऑलमोस्ट हम उस कामयाबी के स्तर पे आ गए हैं। मैं आज आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन सिविल हॉस्पिटल वो गुरुग्राम में बनेगा। ब्रेकिंग कर दे, एकदम शोर मचा दे। बिल्कुल जी, ब्रेकिंग 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 700 बेड का अस्पताल के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे थे। वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज स्टेज में आ गया है। उसको CPWD को हमने उसका वर्क के लिए ऑर्डर जो MOU साइन कर लिया है। तो जो ही एक दो फॉर्मेलिटीज़ और बची हुई हैं, पर्टिकुलरली FAR बढ़ाने को लेकर, जो ही वो पूरी हो जाएंगी तुरंत प्रभाव से हम उस पर काम शुरू कर देंगे। इसके अलावा राज, हम कई और प्रयास कर रहे हैं। हमने अभी एक सेक्टर 67 में जो GMDA कहूँ या MCG की पुरानी ज़मीन थी 7 एकड़ के करीब, वो भी हमने लिए। एक प्रयास करेंगे कि वहाँ भी हम 300 बेड का एक हॉस्पिटल बनाएं। और एक शीतला माता मेडिकल कॉलेज जो है वो ऑलरेडी प्रोग्रेस में है। मुझे उम्मीद है कि 2024 नहीं तो 2025 में वहाँ पर भी न केवल एडमिशन बल्कि हॉस्पिटल की सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्दी चीज़ें हों जिस तरह से आप लोग इनिशिएट कर रहे हैं। आप खुद पर्सनली इसको देख भी रहे हैं। सरकारी हेल्थ सर्विसेज को बेस्ट जो करनी, उस पर भी आएंगे कि क्या क्या और बेहतर यहाँ इसके अलावा होगा सरकारी उसमें। लेकिन एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मेडिकल हब है गुरुग्राम देश का, विदेशियों से भी बहुत बड़ा एक नंबर जो है अपना इलाज कराने के लिए यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी मनमानियाँ, बहुत सारी ऐसी शिकायतें इन हॉस्पिटल्स की रहती है। तो सरकारी हेल्थ सुविधाओं को ठीक करने के साथ साथ ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं रहता होगा, और उसको किस तरह से और बेहतर कर रहे हैं कि कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी आए। क्योंकि लोगों की ये शिकायतें हैं कि बिल ओवर चार्ज करते हैं। कोविड के दौरान भी हमने ये चीज़ें देखी थी, मैंने ये एक्सचेंज किया था, उसके बाद जो है कैपिंग की गई थी उसके ऊपर। और अभी भी लेकिन बहुत सारी जगह दिक्कतें हैं, ठीक से ट्रीटमेंट को लेकर भी कई बार शिकायतें आती हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चार्जेस पे हम पहले बात करें, कोविड के दौरान भी एक्सरबेंट चार्जेस रहे, काफ़ी ज़्यादा में लिए गए। उस वक्त एक गाइडलाइन बनाई गई, फिर चार्जेस फिक्स किए गए। हमने बहुत सारे लोगों को पेनलाइज भी किया, या लोगों को पैसा जो था वो वापस भी दिलवाया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। बल्कि स्वयं DC साहब उसमें एक मेंबर थे हमारे साथ, तो हमने वो उसको भी वो टैकल किया। मुझे आपकी बात से लगता है कि संभवतः हमें एक कम्प्रिहेंसिव एक पॉलिसी या पैकेज, ना केवल प्रदेश स्तर पे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे शायद एक पैकेज की ज़रूरत है, जहां हम जिस तरह से और चीज़ों में भी हमने ना MRP डिसाइड किया हुआ है, तो वो भी हम संभवतः हर प्रोसीजर का या हर उसका ना एक हमें MRP टाइप का कुछ कर ना देना कुछ चाहिए हर एक शायद आना पड़ेगा, हमें देर सवेर से करना तभी ठीक पड़ेगा। भी तभी होंगे। हाँ, तो ये बात है। हाँ, दूसरी बात जो आपने कही नेग्लिजेंस, उस पर हम पूरी तरह से नज़र रखते हैं। कोई भी हमें अगर शिकायत करता है तो उस पर एक जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एक तय कमेटी है वो केसेस को डील करती है, देखती है, इंक्वायरी करी जाती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा प्रदेश में गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा नेग्लिजेंस की शिकायत आती है। रीज़न क्योंकि ये मेडिकल हब है। तो वहीं मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं अपने
इसकी सिविल अस्पताल की या अपने सीएमओ एडमिनिस्ट्रेशन के टेन्योर की अगर मैं बात करूं, तो हमने मैक्सिमम केसेस में नेग्लिजेंस, वो भी गुरुग्राम से ना केवल रिपोर्ट शिकायतें आई हैं बल्कि हमने निकाली भी मैक्सिमम नेग्लिजेंस गुरुग्राम ने ही निकाली हैं। संभवतः मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, लेकिन अन्य किसी ज़िले से इक्का दुक्का ही शायद कभी नेग्लिजेंस की शिकायत रिपोर्ट हुई, जबकि हमारे यहाँ पर उनकी संख्या ऑलमोस्ट 40-50 के आसपास है पिछले 4 सालों में अगर मैं कहूँ तो, और 400 से ज़्यादा केस हमारे पास आए हैं। यस, इस पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बार बार बुलाया जाता है, हर चीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को साथ में हम बताया जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। आने वाले दिनों में हम चाहे वो उनकी इम्यूनाइजेशन हो, चाहे प्रेगनेंसी या डिलीवरी जिनको हो, संभवतः, और बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब डिजिटलाइज होने जा रहा है, तो ये लिंकेज हमेशा के साथ में रखी जाएगी। तो सारा रिकॉर्ड अगर उनका भी हम किसी तरह हम कैप्चर कर पाएँ, तो शायद ये नेग्लिजेंस या एग्जर्बेंट चार्जेस, ये सारी चीज़ें शायद रुक पाएँ। जो भी डॉक्टर्स की जो कमियां, आई थिंक ये तो भी हुआ, शायद इंटर्नशिप अब कंपलसरी कर दी गई है कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ महीने की या कुछ वो करनी होगी। क्या इसी तरह से जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का भी आया है या आना चाहिए कि 3 साल या 4 साल या 5 साल आपको जो है सरकारी हॉस्पिटल में काम करें, उसके बाद जाइए जहाँ करना आपको करें? नहीं, हरियाणा में भी पॉलिसी बनी है अभी, एक बॉन्ड के साथ जो एमबीबीएस कर रहे हैं पीछे उनको। उसके ऊपर काफ़ी हाँ, वो वो हुआ भी वो था। अभी भी है, वो उसका बस बॉन्ड का अमाउंट कम हुआ है, वो डिसाइड हुआ है, और ये एक अच्छा प्रयास है, करना चाहिए सभी जगह। कंपल्सन होनी चाहिए कि मिनिमम आम आदमी को सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए, जिसको कहना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं लगे हुए हैं, जिसमें चिरायु योजना को अंत्योदय फैमिली तक या उनको पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है, एक्सटेंडेड आयुष्मान जिसको हम कह रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए, और मिनिमम अगर गवर्नमेंट सेटअप में जॉब करते हैं तो आम आदमी को ही फ़ायदा होगा। चलिए, अब 2-3 वैसे सवाल आपसे पूछते हैं। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? हम्म, आदत शायद शुरुआत, छोले भटूरे के बारे में नहीं सोच नहीं, रहे? वो जो शुरुआत में आदत थी, तो गांव में जब रहते थे ना, तो वो दूध एक ऐसी चीज़ थी तो जिससे वो आज भी पीछा नहीं छूटा है। डिस्पाइट मैं डीएम कार्डियोलॉजी होने के बावजूद भी, आई एम सॉरी टू से और एक्सेप्ट दिस थिंग, कि मैं आज भी एक टाइम में 600 से 700 ml के करीब दूध पीता हूँ। भाई साहब। और पर मैं सिर्फ दाल रोटी खाना पसंद करता हूँ रात को। और फेवरेट फूड में अगर मैं कही जाए तो सिंपली यही है कि मूंग की दाल के साथ रोटी। सब्जी में शायद संभवतः मैं भिंडी ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन आप जैसा कोई साथी अगर मिल जाए तो ऐसा नहीं है, तो मैं फिश नॉन फ्राई भी वेज चलेगी? में यस फिश हमने ले खाई लेता थी एक हूँ। बार फिश फ्राई। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसमें, बट लेकिन मैं फ़िश या उसके अलावा एज सच में कोई नॉन वेज के लिए मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है पर्टिकुलरली। मैं सिर्फ, हाँ, एक चीज़ है, मैं सिर्फ दिन में 2 बार खाना खाता हूँ। एक बार सुबह ब्रेकफास्ट या जिसको आप कहो सुबह का नाश्ता, और रात को। दिन में मैं कुछ खाना पसंद नहीं करता। पसंद नहीं करते या बचत का चक्कर है? नहीं, कई कारण है, आदत ऐसी बनी कि डॉक्टर्स को यूजुअली दिन में पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में उसमें टाइम मिलता नहीं था, तो शायद आदत में कन्वर्ट वैसे हो ओवर ईटिंग करनी भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ एक ये बड़ा वो है कि हम ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और फिर हम हो जाते हैं, फिर हम जिम जाते हैं। तो मैंने भी यही बदलाव किया। एक्टर तो आपने बता दिया, फेवरेट एक्ट्रेस? गया। फेवरेट एक्ट्रेस, शायद सोचा नहीं, आपको जान के हैरानी होगी कि मेरी लव मैरिज है, इसलिए अच्छा, इधर उधर मतलब बिल्कुल एकदम फोकस्ड। फोकस। बहुत बढ़िया। गाना, जो लव मैरिज वाली जो आपकी हीरोइन है उनके लिए कोई फेवरेट गाना कभी आपने सुनाया हो? नहीं, ये हरियाणा के रहने वाले आदमी हैं, हरियाणवी भाषा बोलना और चालना सीखा तो गाने शायद संभव नहीं है। ठीक है, तो पर फिर भी सुनने में अच्छा और कहने के लिए जो है कभी मौका मिलता तो एक ऐसा गाना जो दोनों में शायद कंपटीशन रहा, किशोर साहब में और मोहम्मद रफ़ी जी में भी, वो मेरे दिल के चैन। हो जाए फिर, हो जाए।
नहीं, नहीं नहीं, हो जाए, हो जाए, हो, आएगा 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 नहीं है आएगा, राज। एक एक लाइन कोशिश कीजिए। मैं इसके लिए चाहे आप चाहे हाथ रिक्वेस्ट करवा लीजिए, जुड़वाएं, उनमें संभव नहीं है मेरे लिए कर नहीं, गुनगुना खैर पाना। बहुत मज़ा आया आपके जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं को समझा जाना, और ये सभी लोगों के लिए वो कहानी है जो सबको अपने जीवन में साधनी चाहिए। यही इंस्पिरेशंस जो मिलती है, यही आपको बड़ा करती है, ये बताती है कि आज कोई भी व्यक्ति जिस मुकाम पर आकर बैठा हुआ है तो वो आसानी से उसने नहीं अचीव कर लिया। उसके पीछे का एक बड़ा संघर्ष है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की एक सपोर्ट होती है, अपनी खुद की विल पावर होती है, अपना एक जज्बा होता है, उसी के सहारे जो है वो यहाँ तक आकर पहुँचता है। और कोशिश हमारी यही है द ऑफिसर स्टोरी के ज़रिए ये समझाने की तमाम उन युवाओं को, तमाम उन लोगों को जो कभी कभी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं कि नहीं शायद अब नहीं हो पाएगा, तो वो सीख सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि आप अगर चाहें तो कोई भी मुकाम आपके लिए मुश्किल नहीं है, दूर नहीं है, बेहद नज़दीक है। तो अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके साथ सामने होंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीरेंद्र यादव, आपने सारी बातें एकदम एक के बाद एक जो डिस्क्लोजर आज किए हैं रिपोर्टर जी पर, वो आज तक कहीं नहीं है। तो ये सारे डिस्क्लोजर यहीं मिलेंगे, और अभी हम बॉन्ड भरवा लेते हैं कि कहीं और ये डिस्क्लोजर नहीं करेंगे, तो एक्सक्लूसिवली ये हमेशा रिपोर्टर जी पर रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू राज, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।